वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एसबीआई ने देखो हाल ही में एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया जो काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। एसबीआई का नया रूल है क्या? वो महिलाएं जो 3 महीने से अधिक समय से प्रेग्नेंट हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए टेम्परेरीली अनफिट हैं। रूल में यह भी कहा गया कि वो महिलाएं अपनी डिलीवरी के 4 महीने बाद बैंक को ज्वाइन कर सकती हैं। रीजन देखो साफ तौर पर यह हो सकता है कि बैंक नहीं चाहता कि महिलाएं, मतलब वो महिलाएं जो 3 महीने से अधिक समय से प्रेग्नेंट हैं वो बैंक को ज्वाइन करने के तुरंत बाद छुट्टी पर चली जाएं। इसलिए बैंक ये रूल लेकर आया। बैंक ने ये तो नहीं कहा कि हम मैटरनिटी लीव की जो कॉस्ट है वो बचाना चाहते थे, बट देखो जो भी हो, ये जो बैंक का रूल था ना, ये काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी, काफी ज्यादा प्रिजुडिशियल है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन करता है मैन और वुमेन के बीच में, क्योंकि देखो बच्चे को जन्म देना ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इस इशू के आधार पर किसी से डिस्क्रिमिनेट करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये महिलाओं को उस कंडीशन में लेके आता है कि आपको चूज करना है, या तो आप बच्चे को जन्म दो या फिर आप बैंक को ज्वाइन करो। बाद में तो देखो एसबीआई ने अपने इस ऑर्डर को वापस ले लिया, लेकिन अभी भी रूल जो ये सर्कुलर है जिसमें ये नया रूल इंट्रोड्यूस किया गया था, इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। एसबीआई 2009 से ये रूल लाना चाहता था, लेकिन अब जाके लेके आया, और अब लेके आया तो उसके बाद काफी ज्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। देखो अगर सरकारी डिपार्टमेंट में या फिर पीएसयूज में ही ऐसा होगा तो फिर प्राइवेट क्षेत्र में तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होता होगा। हमारे देश में इंडियन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ये दोनों जो कानून हैं ये महिलाओं के जो राइट्स हैं प्रेगनेंसी से संबंधित या फिर प्राइवेसी से संबंधित उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एसबीआई का जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट सभी एम्प्लॉयर्स को एनकरेज करना चाहिए कि आप महिलाओं के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। एम्प्लॉयमेंट के मामले में इक्वल ट्रीट कीजिए दोनों को, मैन को और वुमेन को। इनफैक्ट देखो कोई भी कानून ये फोर्स नहीं कर सकता महिलाओं को कि आप अपना प्रेगनेंसी स्टेटस बताइए, ये गलत है। हाँ, कुछ जॉब्स देखो ऐसी हो सकती हैं जिनमें इंटेंस फिजिकल और स्ट्रेसफुल वर्क करने की आवश्यकता होती है, तो उन जॉब्स में बेशक प्रेगनेंसी का स्टेटस पूछा जा सकता है, क्योंकि उस सिचुएशन में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो काम नहीं कर पाएंगी। लेकिन बैंक में काम करना वो जॉब जाहिर तौर पर नहीं है कि महिलाओं को उनकी प्रेगनेंसी का स्टेटस पूछा जाए। इवन देखो अगर बाद में पता लगता है, जॉब ज्वाइन करने के बाद में पता लगता है कि एम्प्लॉई जो महिला है वो प्रेग्नेंट है, तब भी उनको जॉब से निकाला नहीं जा सकता एम्प्लॉयर के द्वारा। लेकिन दुर्भाग्यवश देखो बहुत से एम्प्लॉयर ऐसी महिलाओं को काम देने से मना कर देते हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं। उनको लगता है कि मैटरनिटी बेनिफिट देना पड़ेगा उस महिला को, इस वजह से इवन एक ये रीजन होता है, इस रीजन के कारण महिलाओं को कम रोजगार दिया जाता है। एम्प्लॉयर को ये लगता है कि वुमेन जो है वो छुट्टी पर चली जाएंगी और बाद में उनको या तो मैटरनिटी बेनिफिट भी देने पड़ेंगे और प्रोडक्टिविटी जो है वो काम की कम हो जाएगी। लेकिन देखो वही बात जो मैंने शुरुआत में बोला, ये देखो एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब रिप्रोडक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल सिस्टम में तो आप खिलवाड़ नहीं कर सकते ना, लेकिन उसके आधार पर महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना ये गलत है। आपने देखा होगा इवन आप में से बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो शादी के बाद, इवन बच्चे को जन्म देने के बाद तैयारी करती हैं, इवन कई तो स्टार्ट करती हैं। सोच के देखिए ऐसी सिचुएशन में तैयारी करना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अन्नू कुमारी का एग्जाम्पल तो आपको पता है, लेकिन अन्नू कुमारी को तो देखो सक्सेस मिली और वो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अन्नू कुमारी से भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में तैयारी की और अभी भी कर रही हैं। मतलब वी शुड सैल्यूट ऑल दिस काइंड ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रही हैं शादी के बाद भी और बच्चे के जन्म के बाद भी, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इन लॉज में के साथ में डिफरेंसेस होते हैं तैयारी को लेके, और बच्चे का भी ध्यान रखना। ऐसी सिचुएशन में फिर तैयारी को भी टाइम देना, मेंटली भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होना पड़ता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। अब लास्ट में गवर्नेंस संबंधित जो हमें डिस्कस करना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और इस टॉपिक को यानी गवर्नेंस वाले टॉपिक को आप जीएस पेपर सेकंड से रिलेट कर सकते हो। जीएस पेपर सेकंड में जो गवर्नेंस है ना सब्जेक्ट, वहां से आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो।
अगर यूपीएससी पूछ ले गुड गवर्नेंस के कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये देखो गुड गवर्नेंस के कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में। जैसे वेबसाइट है mygov.in, mygov.nic.in, जो भी वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर आप अपने आइडियाज़ प्रस्तुत कर सकते हो। यहाँ पर सरकार आपसे कमेंट लेती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कंसेंसस ओरिएंटेड। कोई भी देखो कानून बने, पॉलिसी बने, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी अगर कंसेंसस से बने तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छे से गुड गवर्नेंस इंश्योर होगी। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए गवर्नेंस में। आरटीआई आया इसके लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठते रहते हैं। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, यानी जवाबदेही। सरकार कहती है 2022 तक हम किसानों की इनकम को डबल करेंगे, लेकिन अगर डबल इनकम नहीं हुई तो जवाबदेही तैयार होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए सरकार से कि आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हुआ। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिवनेस। आपकी देखो सरकार से पाला पड़े तो सरकार आपके जवाब दे जो भी आपको काम पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप सरकारी दफ्तर में जाओ तो आपको ऐसे सब्जेक्ट ट्रीट किया जाए, अरे भाग जाए यहाँ से। ऐसा मतलब बहुत सारे ऑफिस में होता है। अब तो सिचुएशन देखो चेंज हो गई है, जब से मोबाइल फोन्स आए हैं लोग वीडियो बना लेते हैं और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। पहले तो सिचुएशन और भी खराब थी। और सोचिए आज़ादी से पहले जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो सिटीजन्स को तो कुछ माना ही नहीं जाता था। नेक्स्ट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नेंस होनी चाहिए। और सबसे लास्ट में इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, जो सभी सेक्शंस को साथ लेके चले, खास करके डिसएडवांटेज सेक्शंस जो सोसाइटी में हैं। ये सब हैं कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। फीचर्स क्या हैं गुड गवर्नेंस के? नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का जो स्टाफ है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करे, गुड बिजनेस इन्वायरमेंट होना चाहिए, बिजनेस करना आसान होना चाहिए, इनइक्वालिटीज को कम करना। आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था इनइक्वालिटीज को कम करने से संबंधित। ये सरकार की ड्यूटी भी बनती है डीपीएसपी के तहत। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, ऐसा नहीं जो सरकार के खिलाफ बोले उसको आप लाठी डंडे मारो, नहीं। नेक्स्ट, सिटीजन्स को कंसेशंस मिले राइट्स के मामलों में, हर मामले में। बिजनेस इन्वायरमेंट का तो पॉइंट ऊपर भी आ गया। सबसे लास्ट में सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो हैं वो सरकार प्रोवाइड करे, जैसे अच्छा लैंड ऑर्डर, अच्छी एजुकेशन व्यवस्था, अच्छी हेल्थ व्यवस्था। इसके बाद नेक्स्ट, बैरियर क्या है गुड गवर्नेंस, मतलब गुड गवर्नेंस इंश्योर करने में क्या बाधाएं आती हैं? लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये बड़ी दिक्कत है। ये देखो हमने एयर इंडिया के एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था। एयर इंडिया देखो फेल हो गई, इतना घाटा एयर इंडिया सहन कर रही थी। क्या किसी ब्यूरोक्रेट से, क्या किसी पॉलिटिकल लीडर से क्वेश्चन पूछा गया कि भैया एयर इंडिया के नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है, आप बताइए? नहीं। किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, कब होगी? होती नहीं है अकाउंटेबिलिटी सरकार में किसी की फिक्स, बहुत कम, रेयरली होती है। रेड टेपिज्म, कई बार किसी चीज का लाइसेंस आप लेने जाते हो, आपके फॉर्म में एक छोटी से छोटी गलती निकाल दी जाती है और बोल देते हैं नहीं फिर से आओ। देखो रूल्स जरूरी हैं, इस बात से तो आप भी सहमत हो, बिना रूल के तो कुछ चल ही नहीं सकता, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। लेकिन रूल ही एंड बन जाए, मतलब यहां पे कटिंग होगी थोड़ी सी, कई ब्यूरोक्रेट्स ऐसे भी करते हैं, एप्लीकेशन पेपर में थोड़ी सी कटिंग हो गई या फिर साइड में ऐसा कुछ निशान लग गया, नहीं ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? यही तो रेड टेपिज्म है। मतलब रिश्वत के चक्कर में बहुत से ब्यूरोक्रेट्स ऐसे करते हैं कि हाँ सीधा सीधा अगर हमने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली तो हमारी रिश्वत नहीं बनेगी, तो उसके लिए ऐसा करते हैं बहुत से ऑफिसर्स। इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होता है लॉज एंड रूल्स का, ये भी एक बैरियर है। लोगों को अपने राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में जानकारी नहीं है। पुराने जो कानून है ब्रिटिश ईरा के वो चले आ रहे हैं, जैसे सिडीशन का कानून है। आज भी देखो गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं पूरी तरह से डिजिटलाइज नहीं हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी जगहों पर डिजिटलाइजेशन बाकी है। जैसे लैंड रिकॉर्ड्स पूरी तरह से अभी डिजिटलाइज नहीं हुए हैं। सोचो देखो बैंक में पहले कितनी दिक्कत आती थी, आज तो आप प्राइवेट बैंक की बात कीजिए, किसी भी ब्रांच में जाके आप अपना फोन नंबर चेंज करवा सकते हो, ट्रांजैक्शंस जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो ऑनलाइन भी निकल जाती हैं। लेकिन पहले बैंकों का सारा काम रजिस्टर में होता था, कितना मुश्किल होता होगा उस समय। नेक्स्ट है चेंज इन माइंडसेट। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना, उनका माइंडसेट भी चेंज करने की आवश्यकता है। वो अपने आप को मालिक ना समझें, वो उनको नियुक्त किया गया है, उनकी अपॉइंटमेंट हुई है जनता को सर्व करने के लिए, ना कि जनता का मालिक बनने के लिए। तो उनके अंदर ऐसी वैल्यूज इनकलकेट की जाएं कि वो ट्रांसपेरेंसी लेके आए अपनी गवर्नेंस में और सिटीजन्स के प्रति रिस्पॉन्सिव हों। इसके बाद नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंस्टीट्यूशंस में भी देखो रिफॉर्म नहीं आया है, जिसकी वजह से गुड गवर्नेंस इंश्योर नहीं हो पाती। जैसे जुडिशरी में कितने केसेस पेंडिंग हैं आप देख लीजिए,
जुडिशरी होगा, ब्यूरोक्रेसी होगा, ये अनरिफॉर्म्ड है। सालों साल से जो ढांचा चला आ रहा है ना, वही चला आ रहा है। हमारे देश में ना रिफॉर्म लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर सही इंटेंशन से भी सरकार रिफॉर्म लेके आए ना, उसका भी विरोध हो जाता है। हालांकि सरकार की भी गलतियां रहती हैं, वो कंसेंसस नहीं डेवलप करती। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशंस बहुत से ऐसे हैं जो बाइस्ड होकर काम करते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन पे काफी आरोप लगते हैं कि वो रूलिंग पार्टी का साथ देती है काफी बार। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी हमारे देश में जो आने चाहिए फंडिंग से संबंधित या फिर दूसरे इश्यूज से संबंधित, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं आ पाए हैं। लोकल जो गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उनके पास भी इतनी पावर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट, गुड गवर्नेंस लाने के लिए नेसेसरी प्री कंडीशंस क्या होनी चाहिए? अच्छा लीगल सिस्टम हो, जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं वो साउंड एंड एफिशिएंट होने चाहिए। मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छे से काम करें, रूल्स के हिसाब से, चार्टर के हिसाब से, ना कि बाइस्ड होके। पॉलिसीज जो हैं वो भी इफेक्टिव एंड कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। नॉर्मल से पॉइंट हैं, सिंपल सिंपल, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स आप जनरली भी लिख सकते हो अगर हम ना भी डिस्कस करें। आपको भी पता है डिसेंट्रलाइजेशन आना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस, ये पॉइंट हम काफ़ी बार डिस्कस करते हैं। तो ये तो नॉर्मल पॉइंट्स हैं। ये कुछ स्टेप्स जो सरकार ने लिए हैं गुड गवर्नेंस लाने के लिए, या तो अभी पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, कुछ कुछ हुए भी हैं। जैसे पब्लिक सर्विस बिल, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, ई भूमि, ई चुपाल, ई प्रोक्योरमेंट, सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रेडरेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इनका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। कुछ दूसरे स्टेप्स जो लिए गए हैं गुड गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स आता है, पता लग जाता है कहाँ पे बिजनेस करना कितना आसान है। ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हो। प्रोएक्टिव गवर्नेंस, प्रगति जो पोर्टल है जिसकी सहायता से प्रधानमंत्री अपने ऑफिस में बैठ के बात करते रहते हैं ऑफिसर से, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करते रहते हैं। इनका भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। गुड गवर्नेंस कैसे इंश्योर की जाए? सेम पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करके, ओपननेस इंश्योर करके, आरटीआई के यूज को एनकरेज करके, रिस्पॉन्सिव बन के, सिटीजन चार्टर को प्रमोट करके, सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए। लास्ट में मेजर इनिशिएटिव्स टू प्रमोट गुड गवर्नेंस, आरटीआई आया, ग्रेट रिस्पॉन्सिवनेस, ओपननेस को प्रमोट किया गया है, ई गवर्नेंस आई है काफ़ी सारे क्षेत्रों में। तो देखो, जैसे मैंने कहा, शुरू में अच्छे पॉइंट्स थे, बाद में तो पॉइंट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 4 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।